तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे कि किसके बारे में, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज व्हाट इट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो देखो, दो अरेंजमेंट्स अगर हैं, दो अरेंजमेंट्स को ऐड अप करना है तो पहली चीज, मतलब एक लाइन को एक लाइन में ऐड कर सकते हैं ना। एक मतलब वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू गो इनटू एसएसबी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें आर्मी वगैरह के सिलेक्शंस होते हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे 50 लोग जाते हैं, उनमें से 3, 4, 5 लोग सिलेक्ट होते हैं और लास्ट में उनका एक कॉमन डायलॉग है कि भाई सर्कल फिट्स इन सर्कल एंड स्क्वायर फिट्स इन स्क्वायर। तो इसी तरह से मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है, वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो या सर्कल का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो, जो भी हो, दो अरेंजमेंट्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम टाइप के हों। अगर वो दोनों सेम टाइप के नहीं है तो उनको ऐड करना मुश्किल होगा। देयरफॉर अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे और एक मैट्रिक्स है बी दैट इज बी आई जे, ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। ठीक है, मतलब टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड। तो कैसे ऐड करेंगे कि जब मैं ए प्लस बी को ऐड करूंगा तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर सेम होगा m बाय n और उसका जो आई जे एलिमेंट होगा वो ए का आई जे एलिमेंट और बी के आई जे एलिमेंट को ऐड करके बनेगा। अर्थात अगर एक मैट्रिक्स, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस, लेट्स से A1 A2 A3 B1 B2 B3, okay, and another matrix like X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, दोनों को ऐड करना है तो दोनों के रेस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम लोग ऐड अप करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका A1 प्लस X1, A2 प्लस X2, ये हो जाएगा A3 प्लस X3, ये हो जाएगा आपका B1 प्लस Y1, B2 प्लस Y2 और ये हो जाएगा B3 प्लस Y3। ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट से अलग है। याद आ रहा है आपको कि डिटर्मिनेंट में क्या होता था, एक रो या एक कॉलम के अलॉन्ग ओपन होता था, लेकिन मैट्रिसेस में हर रो हर टर्म को हम लोग ऐसे करते हैं। मतलब अगर आप वैसे वर्ष देखोगे कि अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा और आप ये लिख सकते हो क्योंकि ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो इसमें आप देख रहे हो कि इससे अगर आप ये लिखोगे तो आपने पूरा दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये नहीं होता था। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इसमें कुछ चीजें जो ध्यान रखने की हैं कि एडिशन जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है अगर डिफाइंड है तो। ठीक है, अमुक कम्यूटेटिव होने का मतलब अगर दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू b प्लस a। ठीक है, दूसरा वो एसोसिएटिव होता है। ये सब आपके सिंपल थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी है तो आप पहले a को b प्लस सी से ऐड कर रहे हो या फिर a प्लस बी को ऐड करके c में ऐड कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तीसरी चीज, यहां पे एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। बिल्कुल बहुत बेसिक का अगर आप अलजेब्रा ध्यान करो तो आपको वहां से टर्म ध्यान आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक होता था आपका एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या, हर एक मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स बी ऐसी जरूर होगी जिससे आपका फाइनल आंसर ए आ जाए। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब बी जो होगा
वो एक नल मैट्रिक्स होगा। अगर ए आपका m बाय n है तो b भी m बाय n होना चाहिए, तो b जो होगा वो m बाय n का होगा। कैसे, इसको सिंपल आप प्रूव भी कर सकते हो कि अगर a प्लस b का ij एलिमेंट a ij के बराबर है, मतलब a ij प्लस b ij इज इक्वल टू a ij, ये कैंसिल हो गया, मतलब b ij, यहां से हमें क्या मिलता है कि b ij इज इक्वल 0, मतलब सारे टर्म 0 होने चाहिए। सारे टर्म 0 होंगे तो वो क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, हर एक मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स बी ऐसी होगी जिसके का सम करने पे आंसर आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा सेम ऑर्डर का। तो इसका मतलब देख रहे हो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए आई जे प्लस बी आई जे बेसिकली 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब बी आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए आई जे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल सा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एडिटिव इनवर्स बताओ, ठीक है, एडिटिव इनवर्स वजह से मैंने आपको एक मैट्रिक्स में आपको लेट से दे देता हूँ कि 1 2 3 -1 0 2, ये एक मैट्रिक्स है ए। तो बताओ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसी के ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स होगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालें तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होगा, वो सेम ए वाला मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन उसके हर एलिमेंट के आगे बस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो -3 1 0 -2, दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आ गया तो सीधे फंस जाओगे। तो बस इतना सा टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये जो भी हमने बात करी इसका एक बड़ा अच्छा यूसेज है। देखिए, एक होता है कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है ना, क्योंकि एज एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो यहां पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, a को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेसिकली कैंसिलेशन कोई चीज नहीं होती है, बेसिकली हम यहाँ पे a के लिए एक d ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो a प्लस डी प्लस सी, d क्या होगा, a का एडिटिव इनवर्स होगा। तो बताओ d प्लस ए क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स प्लस b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस c। लेकिन नल मैट्रिक्स तो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो इस कारण से ये b आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, c। तो एक तरह से ये जो प्रोसेस है वो ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। हाँ, उसको हम लोग आसान करने के लिए बोल देते हैं क्रॉस, भाई कैंसिल कर दिया। तो कैंसिलेशन वही पॉसिबल है, एडिशन में दोनों तरफ से टर्म्स का कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है जब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी अलजेब्रा में अगर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसे कैंसिलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर। कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए विच इज ए आई जे एंड इट इज ऑफ ऑर्डर m बाय n, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, m बाय n ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं उस मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करता हूं, k, कोई स्केलर k, तो उससे क्या होगा कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, k टाइम्स ए आई जे m बाय n। मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स में अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि 2 टाइम्स एक मैट्रिक्स हो गई 1 2 -1 0 2 4। ठीक है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 2 4 -2 0 4 8। तो ये आपका मैट्रिक्स अगर ए था तो ये आपका क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, 2 × a। इस तरह से ये देख रहे हो कि ये डिटर्मिनेंट से थोड़ा डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, डिटर्मिनेंट में नॉर्मली क्या होता था कि हम जब कोई को स्केलर मल्टीप्लाई करते थे वो अंदर जाके किसी एक रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, इस कारण से देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आगे चल के हम लोग एडजॉइंट वगैरह पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, वो क्या है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा,
ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो समझिएगा यहाँ पे कि के टाइम्स ए, किसी मैट्रिक्स ए में के टाइम्स के मल्टीप्लाई करके फिर मैं डिटरमिनेंट लूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैं लेट से बोल देता हूँ एन, तो के टाइम्स ए का ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अर्थात अगर मैंने आपसे बोला कि एक डिटरमिनेंट इस तरह था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, इसका 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स ए है। तो अगर मैंने 2a करा तो 2a करने पे क्या होगा, 2a करने पे ये 2a1 2b1 2c1, ठीक है, 2a2 2b2 2c2 2a3 2 टाइम्स b3 और 2 टाइम्स c3, ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं 2 टाइम्स a का डिटरमिनेंट लूंगा तो डिटरमिनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2a1 2b1 2c1 2a2 2b2 2c2 2a3 2b3 और 2c3, ये बन जाएगा। डिटरमिनेंट में तो एक रो से एक बार कॉमन आता, तो 2 फर्स्ट रो से, 2 सेकंड रो से, 2 थर्ड रो से, तो बाहर 2 कितनी बार आया, 3 बार। अब जो बचा वो क्या बचा, ये बचा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये बचा a3 b3 c3, ये बचा। तो बेसिकली ये जो बचा वो है क्या, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ a। तो देख रहे हो 2 टाइम्स a का डिटरमिनेंट जो हुआ वो 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a हुआ, क्योंकि 3 यहाँ पे ऑर्डर था, ऑर्डर वॉज 3, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बेसिकली इट इज नथिंग, अगर a माइनस बी है तो दैट इज a प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है। तो बेसिकली माइनस बी क्या, देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a i j m बाय n, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी आई जे एम बाय एन, दोनों को ऐड करूंगा तो सिंपल ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाय एन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे देखते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में, ठीक है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात थी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब k टाइम्स एक a प्लस बी प्लस या माइनस बी है तो वो k टाइम्स a प्लस माइनस k टाइम्स b, ये जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज आप ट्रेस ध्यान रखिए, हमने चीज डिफाइन की थी ट्रेस, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता था ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ k टाइम्स a will be equals to k times trace of a। किसी एक मैट्रिक्स का ट्रेस अगर कुछ आ रहा है तो k टाइम्स उस मैट्रिक्स को करोगे तो हर एलिमेंट में k मल्टीप्लाई होगा, तो उतना k बाहर आ जाएगा, तो ठीक है, तो उससे भी एक वही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन थी कि कैसे हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसे ऐड करते, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अब इसके बाद। क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो दैट सिंपली इज दैट इफ a इज aij m by n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट in a matrices is m into n, तो m into n should be equals to 12. So how many distinct orders of m by n can be there, so that product is 12? तो बेसिकली 12 के जितने भी आपके डिवाइजर हो सकते हैं उतने आप निकाल दीजिए, ठीक है। 12 के जितने डिवाइजर होंगे उतने आप देख लीजिए। तो देखिए अगर मान लीजिए जैसे m की वैल्यू 1 ली, ठीक है, डिवाइजर कितने होंगे इसके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो m के पास आपके पास 4 5 6, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 6 12 m की ये वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। अब m की वैल्यू, लेकिन m जैसे डिसाइड हुआ n अपने आप डिसाइड हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 1। तो कितने डिफरेंट ऑर्डर आ रहे हैं, 6 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जितने आपके डिवाइजर्स होंगे उतने आपके ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है।
अच्छा ध्यान देना कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर मैं आपको ये बोल देता कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से 25 नहीं, लेट्स से 16 होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 16 होते तो क्या होता, तो इसके कितने डिवाइजर बनेंगे? ठीक है, तो देख रहे हो कि अगर आपको m इंटू n करना है तो m और n के ऑर्डर्स रखने हैं, तो क्या क्या होगा, 1 2 4 8 16। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहां भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 8 4 2 और ये 1। यहां कितने आए, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है लेकिन स्टिल नंबर ऑफ, देख रहे हो कि यहाँ पे 5 ऑर्डर है, यहाँ पे कितने आए, 6 आए। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि देखिए जब भी आप नॉर्मल केसेस अगर आप ये देखोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस सीधे निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि 4 4, यहाँ पे 3 4 4 3 अलग अलग काउंट हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 4 4 अलग अलग काउंट नहीं होगा, इसका तो डिफरेंस आता है, ये ऑड आता है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा इस तरह का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पीएनसी में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सिंपल आपको अकस्टम करने के लिए कि क्या रहेगा। ओके, ये इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है, इसके बराबर है। तो सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, तो जो गिवन क्वेश्चन था वो ये था कि ये एक्सप्रेशन जो है इसके बराबर है, ये 3 मैट्रिक्स है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनता है, और इससे हमारी ये 3 लीनियर इक्वेशन बनती है। इन 3 लीनियर इक्वेशंस में एक्स वाई जेड में 3 लीनियर इक्वेशन बनी, तो हमने क्या करा, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे पहले जेड गायब करा, कैसे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके, फर्स्ट प्लस थर्ड को ये करा। ठीक है, फिर हमने ये इक्वेशन निकाली, ये इक्वेशन हमने कैसे निकाली, इस वाली इक्वेशन को निकालने के लिए हमने 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन ये करी, ये दोनों इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ये आपकी ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई करके ये बना दिया और सॉल्व कर दिया, तो एक्स की वैल्यू 1 और वैल्यू सब्सिक्वेंट रख के वाई और जेड की वैल्यू 2 और 3। देख रहे हो, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है लेकिन टाइम लगता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड का बहुत मैटर करेगा। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं, जब इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन है कि ए आपको ये दे रखा है, बी आपको ये दे रखा है, और आपको 2a + 3b - 5i क्या बनेगा, ये अलग मैट्रिसेस आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको वैल्यू चाहिए 2a, तो a की जगह रख दो 1 2 0 -2 1 3 0 -1 2। बोर्ड्स वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम वैसे तो न्यूमेरिकली हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स में लिखना बहुत पड़ता है, तो ये थोड़ा पेनफुल हो जाता है। ठीक है, और साथ में ये भी लिखना पड़ता है कि ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं, साइड में रीजंस भी लिखना पड़ते हैं। तो 2 3 1 0 1 0। ठीक है, और -5 टाइम्स आई होता है 1 1 1, ये बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ध्यान होगी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1 + 3 × 1, 2 × 1 + 3 × 1 5 -5, ये हो जाएगा 0। 4 - 6 दैट विल गिव यू -2। ठीक है, 0 6 0, ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे -4 6 2, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2 9 11 -5 6, फिर 6 + 3 9, और ये हो जाएगा 0 0 0, ये तो 0 ही बनेगा। ये -2 3 1 0, तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 0 -5, तो -1। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट यू विल गेट। सुना, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भारी चीज नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स x and y if 2 times capital X minus capital Y is equals to this, x + 2y = this। तो कैलकुलेशन वही है, करने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
अब यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है, मैट्राइसिस है, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसमें कैलकुलेशन आप लोग मुझे करके उसका आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। देखो 2x माइनस, तो यहाँ पे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन आपको 2x माइनस वाई, ये मैट्रिक्स रेट से भी आपको a दे रखी है, और x प्लस 2y ये मैट्रिक्स आपको b दे रखी है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। और फिर क्या करें यहाँ पे, ये आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b। ऐड कर दीजिए, इसे एडअप कर दोगे तो ये 5x इज इक्वल टू 2a प्लस b हो जाएगा। तो x जो होगा वो 1/5 ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस b आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे कि सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2b। तो पहली इक्वेशन आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू a, सब्ट्रैक्ट कर दो तो इससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/5 टाइम्स कितना हो जाएगा 2b माइनस a, ये आ जाएगा। अब a और b आपको पता है तो उसके थ्रू आप x निकाल सकते हो कि x क्या आएगा और y क्या आएगा। निकालो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं तो आपका इस तरह का आंसर आता है, ये आपका a आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू इस तरह क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बोर्ड लेवल्स पे सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे सिंपल किस पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड पे। नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बेसिकली होता क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, लेट से ए जो आपको दे रखा था वो ऐसा दे रखा था ए आई जे, उसका ऑर्डर है m/n, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है बी विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, b/j, और वो है आपका p/q के ऑर्डर का, ठीक है। तो अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए बी, ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझिए कि मैं हर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, ओके। फॉर दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी कन्फर्मेबल। टेक्निकली हम इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुड बी कन्फर्मेबल। सो a into b is conformable to multiplication ठीक है, इट इज conformable to multiplication if number of columns of pre-multiplier is equals to number of rows of post multiplier। मतलब प्री मल्टीप्लायर मतलब कौन, जो पहले है, पोस्ट मल्टीप्लायर का मतलब बी। तो ए जो था वो m/n था, बी जो था वो आपका p/q था। तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ये और इसके नंबर ऑफ रोज मतलब ये दोनों n शुड बी इक्वल्स टू p। अगर ये होगा, बाकी m और q से कोई मतलब नहीं है। a इंटू बी डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि ये n और p दोनों एक हों, दोनों की वैल्यू सेम आए। अगर ऐसा होगा तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कर सकते कि नहीं कर सकते, तो लेट इट बी वेरी क्लियर कि हम दो मैट्रिसेस को वो हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम तभी कर सकते जब वो कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन होगा। और उसकी कंडीशन क्या आती है, उसकी कंडीशन आती है कि पहले वाला जो पहले आ रहा है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो बाद में आ रहा है उसके नंबर ऑफ रोज का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे पहली चीज तो ये कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज जो आती है कि अगर कर सकते हैं, ठीक है, इफ कन्फर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये कब होगा, a जो है वो अगर m/n है तो b को क्या होना पड़ेगा, उसे n/q होना पड़ेगा। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट जो आएगा ab, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट, वो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज लेगा और पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा, ठीक है। m into q, दिस विल बी एन ऑर्डर ऑफ m/q। सिंपल सी बात ये है, ठीक है।
यहीं से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हर बार यहां पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ए मान लो पहली चीज 2/3 है, बी जो है वो आपका 3/2 है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ ए बी डिफाइंड है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये 3 और ये 3 सेम है। तो जो आपका ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? ए बी का ऑर्डर जो आएगा वो 2/2 आएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं बी ए करूं तो बी क्या था? 3/2, ए था आपका 2/3। तो देख रहे हो ये दोनों सेम है, तो बी ए भी डिफाइन होगा, ठीक है। बी ए पहली चीज तो हर जगह बी ए डिफाइन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये 2/3 और 3/2 की जगह अगर मैं इसे 5/3 और मैं इसे 3/4 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3। दोनों सेम ही नहीं है तो बड़ी ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो पहली चीज ए बी डिफाइन हो तो बी ए डिफाइन होना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज फिर आती है क्या कि अगर ए बी और बी ए डिफाइंड है तो देख रहे हो कि यहाँ पे इस वाले केस में बी ए का ऑर्डर कितना आ रहा है? बी ए का ऑर्डर आ रहा है 3/3। तो ये 3/3 का ऑर्डर है, ये 2/2 का ऑर्डर, दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहली चीज दो चीज की भाई ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर दोनों डिफाइंड है तो दोनों का ऑर्डर सेम आएगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर वो दोनों हो जाए तो भी दोनों की वैल्यूज जो आएंगी वो सेम आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ठीक है। हाँ, कुछ मैट्राइसिस के लिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ मैट्राइसिस के लिए ऐसा हो जाता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये तभी होता है जब ए और बी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्राइसिस होंगे। अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्राइसिस है तो जैसे ए जो है वो m/m है, बी भी आपका m/m है, तो आप देख रहे हो तो ए बी जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? m/m ऑर्डर का आएगा, ठीक है। इस कारण से बी ए भी जो आएगा वो m/m ऑर्डर का ही आएगा। दोनों के ऑर्डर सेम है, लेकिन इसके बाद भी दोनों सेम आए जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पे ऐसा होता है वेयर एवर ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए एंड बी कम्यूट्स। टेक्निकल टर्म क्या है? ए एंड बी कम्यूट्स, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक कंडीशन कि ए प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन होगा तो किस ऑर्डर का आएगा, ए बी बी ए के बराबर होता है या नहीं होता है, क्या क्या कंडीशन है, उसकी बात हमने यहाँ पे करी। अब बात आती है मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग ये ना करें, कम से कम एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है वो आप वहां पे ट्राई कर लें, ओके। तो तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।